हे गाइस, वेलकम टू जीएसएन लॉ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि किसी सेल डीड को सिर्फ इस ग्राउंड पे कैंसिल नहीं किया जा सकता कि जो बायर है उसने फुल पेमेंट नहीं किया। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इससे कौन कौन से प्रोविजंस इफेक्ट हो रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। केस का नाम है दाही बहन वर्सेस अरविंद भाई और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 9 जुलाई 2020 को दिया था। अब हम जानते हैं केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर 3 रिस्पोंडेंट्स हैं। 2/7/2009 को प्लेंटिफ ने जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है उसको रिस्पोंडेंट नंबर 1 को बेच दिया और उसके पेमेंट के लिए 36 चेक्स दिए। इसके बाद सन 2013 में रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो जमीन थी उसको रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 को दे दिया। 5/12/2014 को प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन पे सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ऑल द रिस्पोंडेंट्स और उस सूट में प्लेंटिफ ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने उनको पूरा कंसिडरेशन नहीं दिया है, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने सिर्फ पार्ट पेमेंट करके जमीन को प्लेंटिफ से ले लिया है। इनिशियल प्रोसीडिंग्स में जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन पीरियड 3 साल का था, यानी कि अगर हम सन 2009 से कैलकुलेट करें तो 2012 तक इनको ये सूट फाइल कर देना चाहिए था। इसके अलावा कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद प्लेंटिफ ने वेरियस अपील्स फाइल की बट कहीं पर उनको रिलीफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटल 36 चेक्स दिए गए थे रिस्पोंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ को, लेकिन प्लेंटिफ का ये कहना था कि रिस्पोंडेंट ने उसे सिर्फ 40,000 रुपए दिए हैं 6 चेक्स के माध्यम से। बाकी के जो 30 चेक थे वो सब बोगस थे। इसलिए प्लेंटिफ ने कोर्ट से ये पे किया कि जो 2/7/2009 की सेल डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाए। लिमिटेशन के पॉइंट पे प्लेंटिफ का कहना था कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 21/11/2014 से कमेंस होगी, क्योंकि उस दिन उन्होंने इंडेक्स की कॉपी ऑब्टेन की थी जो कि पर्टेनिंग टू सेल डीड थी। अब यहाँ पर जो इंडेक्स है वो सेक्शन 55 ऑफ रजिस्ट्रेशंस एक्ट में दिया गया है। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि ये जो इंडेक्स है ये रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है पर्टेनिंग टू एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्लेंटिफ ने ये बोला कि जब उन्होंने ऑब्टेन किया था इंडेक्स की कॉपी को तब से लिमिटेशन पीरियड कमेंस होना चाहिए, यानी कि इंडेक्स में उनकी एंट्री ऑलरेडी चढ़ चुकी थी बट वो ये क्लेम कर रहे थे कि जब से उनको पता चला या फिर जब उन्होंने कॉपी ऑब्टेन की तब से लिमिटेशन पीरियड कमेंस होना चाहिए। इसके जवाब में रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ने एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फाइल की अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 A एंड D। ये इसलिए क्योंकि प्रेजेंटली जो ओनर्स हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ही हैं और उन्होंने ये भी बोला कि जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है। इसके अलावा रिस्पोंडेंट्स का ये भी कहना था कि जो सूट है उसमें कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं रिवील किया गया है और प्लेंटिफ्स ने ऑलरेडी ये एडमिट कर लिया है कि सेल डीड एग्जीक्यूट हो चुकी थी। इन सब कारणों की वजह से सिर्फ जो डिस्प्यूट है वो पार्ट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का रह जाता है, इसलिए जो प्रेजेंट प्लेंट है वो इनकरेक्ट है। अब हम देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी को। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ऑर्डर 7 है वो प्लेंट के बारे में बताता है। इसमें रूल 11 के अंतर्गत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के क्या क्या ग्राउंड्स होंगे उनके बारे में बोला गया है। इसमें टोटल 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं। याद रखने के पर्पज से जो बोल्ड में टेक्स्ट दिया हुआ है उसको आप याद रखिएगा। सबसे पहला ग्राउंड जो कि हमारे केस में भी अट्रैक्ट हुआ था वो है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि किस वजह से प्लेंट फाइल हुई है इसके बारे में क्लियरली नहीं बताया गया है। अगर प्लेंट में तो वो रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद अगर प्लेंट में जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है और कोर्ट ने प्लेंटिफ से बोला है कि आप इस अंडर वैल्यूएशन को सही करिए, उसके बावजूद प्लेंटिफ उसको सही नहीं कर पाता है तो ऐसे केस में प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा यदि प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है और कोर्ट ने प्लेंटिफ को ये बोला है कि आप इसको सही करिए लेकिन फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंतर्गत प्लेंटिफ उसको सही नहीं करता है तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो पहले 3 ग्राउंड्स को याद रखने के लिए आप कब को याद रखिएगा, यानी कि C से कॉज ऑफ एक्शन, U से अंडर वैल्यूड, P से पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। इसके बाद यदि
प्लेंट में कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जो कि बार्ड बाय लॉ है तो भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। सन 2002 के सीपीसी के अमेंडमेंट में 2 एडिशनल कंडीशंस ऐड की गई थी। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डी वाला पॉइंट है ये हमारे केस में क्यों अट्रैक्ट हुआ। हमारे केस में जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था लिमिटेशन का, और इसी वजह से रिस्पोंडेंट्स ने जब एप्लीकेशन फाइल की फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो उन्होंने इस प्रोविजन का सहारा लिया। जब प्लेंट फाइल होती है तो उसमें ओरिजिनल के साथ साथ कुछ कॉपीज भी लगानी होती हैं, बट अगर प्लेंटिफ उन कॉपीज को नहीं लगाता है तो भी वो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठेगा कि कॉपीज क्यों चाहिए हैं। देखिए, जब भी प्लेंट फाइल होती है तो कोर्ट इनिशियली ये ऑर्डर दे सकती है कि रिस्पोंडेंट्स को एक नोटिस सर्व की जाए कि वो कोर्ट आके अपना पक्ष रखें, और ये जो नोटिस है ये कोर्ट के थ्रू जाती है। इसके लिए प्लेंट की कॉपी होना भी आवश्यक है ताकि रिस्पोंडेंट को ये तो पता हो कि उसको कोर्ट में जाके किस चीज का जवाब देना है। अब जो लास्ट कंडीशन है इसके हिसाब से यदि प्लेंटिफ ऑर्डर 7 रूल 9 से कंप्लाई नहीं करता है तो भी उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर रूल 9 प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ प्लेंट से रिलेट करता है। यहाँ पर लास्ट की 3 कंडीशंस को आप बीडीसी से याद रखिएगा। ये 3 इंग्लिश के अल्फाबेट के पहले 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, और याद करने के पर्पज से आप ये भी देख सकते हैं कि ये 6 कंडीशंस सी से शुरू हो रही हैं और सी पे ही खत्म हो रही हैं। तो इन कंडीशंस को याद रखने की जो हमारी ट्रिक है वो है कप एंड बीडीसी। अब देखिए, सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा कि अगर प्लेंट में जो रिलीफ है वो अंडर वैल्यूड है तो उसके करेक्शन के लिए कोर्ट प्लेंटिफ को ऑर्डर कर सकता है। और जो थर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से अगर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड हैं पेपर्स तो भी कोर्ट प्लेंटिफ को ये बोल सकता है कि आप इसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन दोनों ही केसेस में अगर कोर्ट के ऑर्डर को प्लेंटिफ कंप्लाई नहीं करता है तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। हाउएवर, इन दोनों केसेस में यदि कोर्ट चाहे तो उस टाइम पीरियड यानी कि जिस टाइम पीरियड में प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट को सही करके फिर से फाइल करना होता है उस टाइम पीरियड को अगर कोर्ट चाहे तो बढ़ा सकती है। लेकिन कोर्ट के ऊपर इस प्रोवाइजो का रेस्ट्रिक्शन रहेगा। इस प्रोवाइजो के हिसाब से कोर्ट उस टाइम पीरियड को नहीं एक्सटेंड कर सकती अनलेस प्लेंटिफ के पास एक्सेप्शनल रीजन ना हो कि उसने रिक्विजिट टाइम पीरियड में उस करेक्शन को क्यों नहीं किया, और प्लेंटिफ को ये भी बताना पड़ेगा कि यदि टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया गया तो इट वुड रिजल्ट इन ग्रेव इनजस्टिस। अब देखिए, अपने केस की तरह फ्रिवलस लिटिगेशंस पे जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप ऑर्डर 7 रूल 11 को पढ़ रहे हैं तो इस केस को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट पे बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि क्लेवर ड्राफ्टिंग करके प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन को बनाने की कोशिश की है तो उसे पहली हियरिंग पे ही टैकल करना चाहिए। इस पूरे जजमेंट में काफी सारी ऐसी लाइंस हैं जिनको आप एज अ कोटेशन अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली लाइन, एन एक्टिविस्ट जज इज द आंसर टू इररिस्पॉन्सिबल लॉ सूट्स, यानी कि एक जज को एक्टिवली ये देखना चाहिए कि जो फ्रिवलस लॉ सूट्स हैं वो लीगल मशीनरी का फायदा ना उठा पाएं। लास्ट में यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कोटेशन को भी साइट किया गया है कि इट इज डेंजरस टू बी टू गुड। ऑल इन ऑल, कोर्ट को फ्रिवलस प्लेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब हम देखते हैं अपने केस में क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला कि जो सेल डीड है और जो प्लेंट है उसमें काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। सेल डीड के अनुसार पूरा का पूरा कंसिडरेशन पे कर दिया गया था, जबकि पार्ट पेमेंट को ही की ग्राउंड बनाया गया है प्लेंट के अंडर। अब देखिए, ऐसे केस में जहां पर पार्ट पेमेंट किया गया है वहां पर सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ये है कि सेल डीड के कैंसिलेशन के लिए सूट नहीं फाइल हो सकता बल्कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट फाइल करना चाहिए। कोर्ट ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बोला कि 5.5 साल तक प्लेंटिफ एकदम साइलेंट था और उसने रिस्पोंडेंट को कोई भी लीगल नोटिस भी नहीं भेजी कि आप हमारा जो पेमेंट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर कोर्ट ने सेल की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ली और ये बोला कि नॉन पेमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेल प्राइस वुड नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ सेल, यानी कि पार्ट पेमेंट हुआ या नहीं हुआ इससे जो ट्रांजैक्शन है सेल का वो
इफेक्ट नहीं होगा। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कर दिया कि प्लेंटिफ के पास रिकवरी करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। हाउएवर, जो उनकी प्रेयर है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड की, उसको नहीं ग्रांट किया जा सकता। कॉज ऑफ एक्शन के पॉइंट पे बोलते हुए कोर्ट ने कहा कि जो इंडेक्स है उसकी रिसीप्ट किसी कॉज ऑफ एक्शन को नहीं अराइज करती, बल्कि यहाँ पर जो की कॉज ऑफ एक्शन है वो नॉन पेमेंट का है। आगे कोर्ट ने ये भी बोला कि बहुत ही चालाकी से कोर्ट को मिसलीड करने के अटेम्प्ट से प्लेंटिफ ने जो 2/7/2009 की सेल डीड थी उसको मेंशन नहीं किया या फिर उसकी डेट को मेंशन नहीं किया, लेकिन जिस सेल डीड के थ्रू रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 को जमीन बेची थी उसको उन्होंने कोट किया है। इस पे कोर्ट ने ये कहा कि ये सिर्फ एक अटेम्प्ट था इशू ऑफ लिमिटेशन पे कोर्ट को मिसलीड करने का। लास्टली सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट्स को अपहेल्ड किया और ये बोला कि जो प्लेंट है वो लायबल है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11A। साथ ही साथ कोर्ट का ये भी कहना था कि जो प्रेजेंट सूट है वो आर्टिकल 59 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत बार्ड है और ऐसा फ्रिवलेस सूट लाने के लिए प्लेंटिफ के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।